नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास को हम जानेंगे। प्राचीन राजस्थान, उसमें विभिन्न राजवंश, उन विभिन्न राज्यों का इतिहास हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास। जॉर्ज थॉमस, यह आयरलैंड का रहने वाला था। मराठों का बाड़ायती सेनापति था। इसने उदयपुर, जयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किया। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक लिखी थी। इसे जहाजी फिरंगी भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं कर्नल जेम्स टोड। यह स्कॉटलैंड का निवासी था। 1818 ईस्वी में इसे पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया था। उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र थे। इसने अपनी पुस्तक में राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था 1829 ईस्वी में। इनकी जो पुस्तक है वो पहली है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरी है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान का इतिहास के ये जनक कहलाते हैं और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये राजस्थान में इधर उधर घूमते रहते थे। घोड़े के ऊपर ये यात्रा करते थे, इसलिए लोग इन्हें ज़्यादातर घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। नोट: भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में की गई। राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ACI कार्लाइल ने किया था। इसके बाद है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। तो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है, यह विभिन्न राजवंशों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश थे चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिल या सिसोदिया, राठौड़ और कछवाह। यह राजस्थान के प्रमुख राजवंश थे। इन राजवंशों की हम राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है राजस्थान के चौहानों का इतिहास। तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत है। सबसे पहले है अग्निवंशी। चौहानों को अग्निवंशी या अग्निकुंड का सिद्धांत कौन मानते हैं? चंद्रवर्देई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थी। उनमें चौहान, चालुक्य या सोलंकी, परमार और प्रतिहार, ये 4 जो राजपूत जातियां हैं ये उत्पन्न हुई थी। इसलिए राजपूतों को अग्निवंशीय माना जाता है। कालांतर में मुहनोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। उसके बाद है सूर्यवंशी। चौहानों को सूर्यवंशी मानने वाले जो विभिन्न ग्रंथ है वो और वैज्ञानिक है, विद्वान है, वो कौन कौन है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सुरजन चरित्र और चौहान प्रशस्ति, इनमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। नेक्स्ट है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी में हांसी अभिलेख हरियाणा 1167 ईस्वी का है और अचलेश्वर मंदिर अभिलेख, ये चौहानों को चंद्रवंशी मानते हैं। इसके बाद है ब्राह्मण वंशीय। तो बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा, चंद्रावती अभिलेख सिरोही, कायम रासो, दशरथ शर्मा, द अर्ली चौहान डायग्नेस्टी और गोपीनाथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर बताया गया है। इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। उसके बाद है विदेशी। राजपूतों को विदेशी मानने वाले विद्वान है जेम्स टोड, ये शक या सीथियन मानते हैं। विलियम क्रुक, इसने जेम्स टोड की जीवनी लिखी थी। और स्मिथ, ये राजपूतों को विदेशी
मानते हैं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। इसके बाद है इंद्र के वंशज रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख पाली। इसके अनुसार राजपूत जो है वो इंद्र के वंशज है। इसके बाद आता है बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। इस लेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। यह अभिलेख सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। सोमेश्वर ने मंदिर को रेवणा नामक गांव दान दिया था। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। इसी अभिलेख में शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है। राज्य का प्रशासनिक विभाजन भी किया गया है, जैसे देश, उसके बाद पतन, फिर पुर, फिर पल्ली और ग्राम। ये देश का राज्य का प्रशासनिक विभाजन था। और प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी भी बिजोलिया अभिलेख से मिलती है, जैसे प्रतिगण ये इसके अधिकारी है, पारिग्राही, और ग्राम सबसे छोटी इकाई है। ग्राम का अधिकारी महत्तर हो गया, और बड़ी इकाई है प्रतिगण, उसका अधिकारी हो गया पारिग्राही। विभिन्न जो शहर है उनके प्राचीन नाम भी मिलते हैं, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम है। जैसे बिजोलिया का विजयावल्ली था, उपरमाल को उत्तमाद्री कहते थे, नागदा नागहृद कहलाता था, मांडलगढ़ मंडलंकर, और सांभर शाकंभरी, नागौर अहिछत्रपुर, नाडोल नड्डुल, भीनमाल श्रीमाल, दिल्ली ढिल्लीका और जालोर जाबालीपुर। ये शहरों के प्राचीन नाम, प्रमुख नाम थे, जो कि बिजोलिया अभिलेख से हमें ज्ञात होते हैं। बिजोलिया अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की भी जानकारी मिलती है, जो अभी हमने पढ़ा, जैसे देश, पतन, पुर, पल्ली और गुरुग्राम। इसके रचनाकार गुणभद्र थे और लेखक केशव। इसको उत्कीर्ण करने वाला गोविंद नामक विद्वान था। उसके बाद है चौहानों की उत्पत्ति स्थल। तो चौहानों की उत्पत्ति है, उसके स्थल के बारे में है। तो पहला है स्पादलक्ष। सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र स्पादलक्ष कहलाता है। इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार प्रारंभ में चौहान सांबर झील के चारों ओर रहते थे। राजधानी अहिछत्रपुर, नागौर, अहि का मतलब नाम। फिर है चौहानों की रियासतें। चौहानों की रियासतें राजस्थान में कहाँ कहाँ थी? सांभर, अजमेर क्षेत्र में, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा। इन सभी क्षेत्रों में चौहानों की रियासतें थी। इसके बाद सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे अभी सांभर अजमेर के चौहानों का इतिहास पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है वासुदेव। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव ने 551 ईस्वी में सांभर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। बिजोलिया अभिलेख 1170 के अनुसार इसने सांभर झील का निर्माण करवाया तथा नागौर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद है गुवक प्रथम। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय, जो भीनमाल का था, ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। कालांतर में इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। इस प्रकार यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो चौहानों के इष्ट देव थे। उसके बाद आते हैं चंदन राज। इनकी रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। यह यौगिक क्रिया में निपुण थी। उसके बाद आते हैं वाकपति राज। यह 108 युद्धों का विजेता था। इसके बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में चौहान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है विग्रहराज द्वितीय। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया था तथा बड़ौंच गुजरात में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। उनके बाद है गोविंद तृतीय। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया था। इस समय गुजरात का
चालुक्य राजा भीम प्रथम भी इसके साथ था। गोविंद तृतीय की कुछ उपाधियां हैं, जैसे वेरी घट्ट। पृथ्वीराज विजय के अनुसार वेरी घट्ट का अर्थ होता है शत्रु संहारक। उसके बाद आता है दुर्लभ राज तृतीय। दशरथ शर्मा के अनुसार इसने गजनी के राजा इब्राहिम का सामना किया था। नेक्स्ट आते हैं विग्रहराज तृतीय। इसने गजनी के राजा शहाबुद्दीन को हराया था। इसके बाद पृथ्वीराज प्रथम, इसने बगुली शाह नामक मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया था। इसके बाद अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर की स्थापना की तथा अजमेर में किले का निर्माण करवाया था। इसने गर्जन मातंग गजनी के राजा को हराया था। इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट किया था। इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। इसने अपनी रानी सोमल देवी सोमलेखा के नाम से चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। ये सिक्के अजय प्रिय द्रम नाम कहलाए थे। अपने अंतिम समय में इसने अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंप दिया तथा स्वयं सन्यासी बन गया था। इसके बाद आता है अर्णोराज। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी तक शासक रहा था। 1135 ईस्वी में इसने तुर्कों को हराया तथा युद्ध स्थल पर आन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का है, का निर्माण करवाया था। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। इसने गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को भी हराया था। जयसिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह इससे कर दिया था। यह गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से हार गया था तथा अपनी राजकुमारी जालन देवी का विवाह कुमारपाल से करवाया। अजमेर जीतने के बाद कुमारपाल चित्तौड़ गया था। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि व प्रबंध कोश में मिलता है। इसने खरतर गच्छ जैन संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। दरबारी इसके विद्वान थे देव घोष और धर्म घोष। इसकी हत्या इसके बेटे जग्गदेव ने कर दी थी। अर्णोराज की 2 रानियां थी, एक सुधवा और दूसरी कांचन देवी। सुधवा के पुत्र थे जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव के पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रहराज के पुत्र थे अप्रगांगे और नागार्जुन। इसी तरह कांचन देवी जो पत्नी थी, उसका पुत्र था सोमेश्वर और उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। इस प्रकार जो अरुणराज के 7 पुत्र थे। नेक्स्ट है जगदेव। जगदेव इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने इसे हरा दिया था। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी, यह प्रमुख शासक था। दशरथ शर्मा के अनुसार इनका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता था। ललित विग्रहराज पुस्तक के अनुसार इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को भी हराया था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया था तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख लगवाया था। यह अभिलेख अशोक के दिल्ली या टोपरा हरियाणा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है। इसने बिसलपुर टोंक की स्थापना की तथा यहाँ तालाब एवं शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने हरिकेली नामक नाटक लिखा था। यह नाटक भारवी के किरातार्जुनियम नाटक पर आधारित है। धर्मघोष सूर्य के कहने पर एकादशी के दिन पशु हत्या पर इसने रोक लगवाई थी। अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। इस पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया तथा इसे
मस्जिद में बदल दिया था। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इस मस्जिद के पास पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में विग्रहराज तथा देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसके बाद बिसल देव की उपाधियाँ, विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियाँ बिसल देव, कवि बंधु पृथ्वीराज विजय के अनुसार या कवि बांधव जयानक भट्ट के अनुसार। किलहौर ने विग्रहराज की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। उसके बाद है अप्रगांग्य, पृथ्वीराज द्वितीय ने इन्हें हटा दिया था। पृथ्वीराज द्वितीय, इसने हांसी हरियाणा में महल का निर्माण करवाया तथा यहाँ अपने मामा गोहिल कल्हण की नियुक्ति की। हांसी अभिलेख 1167 ईस्वी। रूठी रानी मंदिर, जो कि शिव मंदिर है, के दौड़ भीलवाड़ा अभिलेख 1168 ईस्वी के अनुसार इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। इस अभिलेख में रानी का नाम सुहाव देवी है। इसने बैनाल में सुहेश्वर मंदिर, शिव मंदिर है, का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सोमेश्वर। इसका अधिकांश समय गुजरात में बीता था। इसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। कोंकण महाराष्ट्र। रानी कर्पूरी देवी चेदी के राजा अचलराज कलचुरी की पुत्री थी। इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगाई थी। इसने अजमेर में अपनी तथा अपने पिता अरुणराज की मूर्तियां भी लगवाई थी। इसकी उपाधियां हैं प्रताप लंकेश्वर। इसके शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय, जो 1177 से 1192 तक शासक रहा था। पृथ्वीराज तृतीय के पिता है सोमेश्वर और माता कर्पूरी देवी, जो संरक्षिका के रूप में उसने कार्य किया था। पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था और कदम्बवासी इसका प्रमुख मंत्री था, जिसे कैमास भी कहते हैं। इसके अलावा भुवनमल, स्कंद, वामन और शोड, ये भी इसके प्रमुख मंत्री थे। इसने अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अप्रगांग्य के विद्रोह को दबाया था। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बना रखा था। 1182 ईस्वी में मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में भंडानक जाति के विद्रोह को दबाया था। यह जानकारी जिनपति सूरी की पुस्तकों से प्राप्त होती है। भंडानक जनजाति पंजाब के सतलज क्षेत्र से आकर गुरुग्राम, हिसार क्षेत्रों में रहने लगी थी। उसके बाद है महोबा युद्ध या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी। परमर्दिदेव चंदेल वर्षज पृथ्वीराज तृतीय। महोबा, परमर्दिदेव महोबा मध्य प्रदेश का शासक था। इसका कारण था परमर्दिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज तृतीय के घायल सैनिकों को मरवा दिया था, जिसके कारण महोबा का युद्ध हुआ था। युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई तथा उसने पंजवन राय को महोबा का शासक बनाया था। उसके बाद है परमार्दी देव के सेनापति आला और उदल थे। इसके बाद नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय और भीम चालुक्य भीम द्वितीय के बीच हुआ था, जो कि गुजरात का शासक था। इस युद्ध का कारण था दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और चौहानों तथा चालुक्य में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी, जो कि भीम द्वितीय का सेनापति था। उसके बाद चौहान गहड़वाल विवाद पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद, जो कि कन्नौज का था। कारण दिल्ली का उत्तराधिकार। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमर्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसके बाद त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, जो कि हरियाणा में है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी, जो कि गजनी का शासक था, उनके बीच में युद्ध हुआ था।
गौरी ने तब तेबर हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लिया था। चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। पृथ्वीराज तृतीय युद्ध जीत गया तथा जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था। इसके बाद त्राइन का द्वितीय युद्ध उसी के अगले वर्ष 1192 ईस्वी में हुआ। वो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे मार दिया गया। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया था। हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मासिर थी। पृथ्वीराज चौहान की हार के मुख्य कारण क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी राज्यों के साथ मतभेद थे, अतः किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की थी। त्राइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को खुद युद्ध की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया। त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की सेना गौरी के मुकाबले कम थी तथा इसके अधिकतर सेनापति अन्य सीमाओं पर व्यस्त थे। गौरी एक अच्छा सेनापति था तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था। तुर्क सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। इसके बाद है त्राइन युद्ध का महत्व या प्रभाव। पृथ्वीराज की विजय हार के बाद गौरी के उत्तराधिकारी के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। यहीं से तुर्की शासन की नींव भारत में पड़ी थी। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई थी तथा पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया था। त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है जो 1947 ईस्वी तक चलता रहा। तुर्क शासन की स्थापना के कारण भारतीय कला व संस्कृति पर कई सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखे गए। तो इसमें पहले है सकारात्मक प्रभाव। भारत में इंडो इस्लामिक नामक सांझी संस्कृति का उदय हुआ जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला आदि पर दिखाई दिए। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। इसके नकारात्मक प्रभाव है तुर्क आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ा जिससे कला व संस्कृति का पतन हुआ। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो गई। तुर्कों ने विद्या केंद्रों को नष्ट कर दिया जिससे शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ। उसके बाद है पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी? कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की थी जिसका मंत्री पद्मनाभ था। पिथौरागढ़ किला बनाया दिल्ली में जिसका निर्माण करवाया था। दरबारी विद्वान पृथ्वीराज के जो थे चंद्रवरदई जिसे पृथ्वी भट्ट कहते हैं उसने पृथ्वीराज रासो नामक रचना लिखी। जयानक ने पृथ्वीराज विजय, वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, आशाधर आदि पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज की उपाधियां राय पिथौरा और दल पुंगल कहलाती है। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है लेकिन यह आरोप सही नहीं है। त्राइन के दूसरे युद्ध से पहले उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया गया था, अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसके बाद दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना तथा माफ़ी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे तथा पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। हालांकि उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद गोविंदराज। इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी अतः इसके चाचा हरिराज ने उसे हटा दिया था। यह रणथंभौर चला गया, वहाँ इसने चौहान राज्य की स्थापना की। हरिराज। इसने अपने सेनापति चतरराज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया तथा उसने हरिराज को हटाकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। हरिराज ने आत्महत्या कर ली तथा अजमेर पर तुर्कों का अधिकार 1194 ईस्वी में हो गया। तो आज के वीडियो में चौहानों के राजवंश के बारे में अध्ययन किया। आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।